आज हम एक ऐसे युद्ध की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा युद्ध जो इतना तेज और इतना निर्णायक था कि उसने न सिर्फ एक नया देश बना दिया, बल्कि दक्षिण एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कोई जंग सिर्फ 13 दिनों के अंदर दुनिया के नक्शे को बदल सकती है? चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 93,000 ये वो संख्या है उन सैनिकों की जिन्होंने सरेंडर किया था। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस जीत की विशालता को बताने के लिए काफी है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस कहानी की जड़ें थीं वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच के गहरे राजनीतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि भाषाई मतभेदों में, और इसी ने इस युद्ध की नींव रखी। तो बात शुरू होती है 1970 के चुनावों से। ईस्ट पाकिस्तान के नेता शेख मुजीब उर रहमान भारी बहुमत से जीतते हैं, मतलब उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन हुआ क्या? जब वो शपथ लेने वेस्ट पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं बल्कि जेल मिली। ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा था, और इस धोखे ने ईस्ट पाकिस्तान में बगावत की आग लगा दी। अब इस राजनीतिक संकट के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत ही क्रूर सैन्य कार्रवाई हुई जिसने एक भयानक मानवीय संकट को जन्म दिया, और इसी वजह से भारत को इसमें दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेस्ट पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन सर्चलाइट से। इसका नेतृत्व कर रहा था जनरल टिक्का खान, जिसे बंगाल का कसाई भी कहा जाता था। ये एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका मकसद विद्रोहों को पूरी तरह कुचलना था। इसी के जवाब में बंगाली सैनिकों और आम नागरिकों ने मिलकर बनाई मुक्ति वाहिनी, यानी स्वतंत्रता सेनानियों की फौज। इस जुल्म से बचने के लिए लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत भाग आए। ये इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था, जिसने भारत पर एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक दबाव डाल दिया। अब भारत पर एक्शन लेने का जबरदस्त दबाव था। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा कि हम कितने तैयार हैं। मानेकशॉ की सलाह एकदम साफ थी। उन्होंने कहा, मानसून में ईस्ट पाकिस्तान नदियों और कीचड़ का देश बन जाता है, हमारी सेना फंस जाएगी। इंतजार कीजिए, हम सर्दियों में लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन गया, जिसमें कोल्ड वॉर की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गई। देखिए, एक तरफ था पाकिस्तान जिसके पीछे खड़ा था अमेरिका, और दूसरी तरफ था भारत जिसने कुछ ही समय पहले सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि साइन की थी। जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने सबसे ताकतवर जहाजी बेड़े 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो उसे रोकने के लिए सोवियत संघ ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। दुनिया एक तरह से न्यूक्लियर वॉर के कगार पर खड़ी थी। तो इस ग्लोबल टेंशन के बीच भारत ने अपना मूव चला, एक ऐसा हमला जो तीनों तरफ से था, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। चलिए देखते हैं कि ये कमाल की स्ट्रैटेजी कैसे काम आई। जरा ये सीन इमेजिन कीजिए, दिल्ली पर पाकिस्तानी जेट्स हवाई हमला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता के एक बहुत बड़े मैदान में भाषण दे रही हैं। सलाहकारों ने कहा कि बंकर में चलिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपना भाषण जारी रखा। ये था उनका अपनी एयरफोर्स पर भरोसा, विंग कमांडर इदरीस लतीफ जैसे पायलटों पर जो आसमान की हिफाजत कर रहे थे। अब बात करते हैं नेवी की, और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थी। भारत को पता था कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबोना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया? विक्रांत को तो अंडमान में छिपा दिया और विशाखापट्टनम में खूब सारा राशन ऑर्डर करके ये ड्रामा किया कि विक्रांत वहीं है। गाजी इस धोखे में आ गई, और जैसे ही वो विशाखापट्टनम के पास पहुंची, पहले से घात लगाकर बैठे INS राजपूत ने उसे टॉर्पीडो से डुबो दिया। एक ही झटके में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल थ्रेट खत्म। चलिए अब जमीन पर आते हैं, लोंगेवाला की मशहूर लड़ाई पर। इस पोस्ट पर भारतीय सैनिकों की संख्या थी सिर्फ इतनी, और उनका सामना करने के लिए थे 6,000 पाकिस्तानी सैनिक, वो भी दर्जनों टैंकों के साथ। जब उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का जवाब बिल्कुल साफ था।
मैं एक सिख हूं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहीं लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 120 लोग टैंकों की पूरी रेजिमेंट को कैसे रोकते? यहीं पर एक गजब की तरकीब काम आई। सैनिकों ने अपने टिफिन बॉक्स रेत में दबा दिए। पाकिस्तानी टैंकों को लगा कि ये माइंस हैं, बारूदी सुरंगें, और उन्हें हटाने की कोशिश में उन्होंने पूरी रात बर्बाद कर दी। इस देरी ने भारतीय वायुसेना को सुबह तक पहुंचने का वो कीमती वक्त दे दिया जिसकी सख्त जरूरत थी। इन जबरदस्त रणनीतिक जीतों के बाद अब जंग अपने आखिरी मुकाम पर थी। पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह से पतन और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर। और हम वापस उसी नंबर पर आ गए जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 93,000 इतने पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले थे। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था जिसने इस जीत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। हुआ ये कि भारतीय सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जनरल मानेकशॉ ने रेडियो पर सरेंडर का संदेश दिया जिसे तुरंत मान लिया गया और इस तरह 13 दिनों तक चला ये युद्ध खत्म हुआ। तो आखिर में चलिए इस युद्ध के उन गहरे और स्थायी परिणामों पर एक नज़र डालते हैं जिसने उपमहाद्वीप और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जीत की एक और बहुत खास बात थी, इसकी एकता। भारतीय मिलिट्री की जो टॉप कमांड थी उसमें हर धर्म के लोग थे, पारसी, सिख, मुस्लिम, यहूदी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जब भारत एक साथ खड़ा होता है तो वो सिर्फ इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल सकता है। और इस पूरे संघर्ष का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था एक नए देश का जन्म। ईस्ट पाकिस्तान अब बन चुका था बांग्लादेश, और शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, वो अब आज़ाद बांग्लादेश के पहले नेता बने। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब एक देश की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी तरह से एक हो जाएं, एक ही लक्ष्य के लिए काम करें, तो क्या कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है, चाहे वो दुनिया का नक्शा दोबारा बनाना ही क्यों न हो। इस पर सोचिएगा ज़रूर।